सर उसके यहाँ तक हो नीचे गया था। क्वेश्चन लिखवाया था हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ ठीक ठीक ठीक, यहीं से फिर करते हैं स्टार्ट। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर को स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर किसी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता है या आपको दिया, कई बार ऐसा हो स्ट्रक्चर दिया भी जा सकता है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो उसके कुछ रूल्स हैं, छोटे छोटे बेसिक रूल्स हैं। इसमें किसी का माइक ऑन है क्या? इको आ रही है। हाँ देखिए, तो सपोज जैसे ए बी एक मॉलिक्यूल है, ए बी एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, और ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एज्यूम किया हुआ है कि जो ए एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से क्या है, अधिक है। एटम ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, ये कंसीडर करके हम लोग चल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकालने का सिंपल तरीका होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है, पहले तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है कंप्लीटली, ठीक है। ये एक एजम्पशन होता है बस, वैसे है ना। तो अगर हम लोग मान लें कि ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर ए एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ए एटम पे इसलिए शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से क्या है, अधिक है ना। और ए की तरफ शिफ्ट होने की वजह से ए एटम पे -1 का चार्ज डेवलप हो जाएगा और बी एटम पे +1 का चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यही चार्ज उनकी क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगी, ठीक है। ये जो एटम ए पे -1 का चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में एटम ए पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, और बी एटम पे +1 का डेवलप हो रहा है ना। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बी एटम पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इन्हीं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा होता, ठीक है, तो डबल बॉन्ड अगर बन रहा है कभी दो एटम के बीच में, और यहाँ पे ये सेम ही मान लेते हैं कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब ये जो डबल बॉन्ड का फिजन होगा, ठीक है, या एज्यूम कर लेते हैं कि 100% अगर यहाँ पर आयनिक करेक्टर एराइज हो जाए, तो होगा क्या, ये जो दोनों बॉन्ड पेयर हैं, ये दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एटम ए पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। बोलो भाई। Yes. तो एटम ए पे जो चार्ज आएगा वो -2 का आएगा, और एटम बी पे जो चार्ज आएगा वो +2 का आ जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एटम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, -2, और एटम बी पे +2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बेस, अच्छा सपोज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड पेयर और होता है, तो वो तीसरा बॉन्ड पेयर भी ए पे ही चला जाता है क्योंकि ए ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी की तरफ आप बॉन्ड पेयर शिफ्ट करा दीजिए, तो उस केस में ए पे -3 का चार्ज आ जाएगा, बी पे +3 का आ जाएगा, है ना। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताना का सिंपल तरीका होता है। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझ लीजिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाए, तो हम लोग ऐसे एक्स वाले मेथड से कर सकते हैं, और एक्स वाले मेथड से करेंगे तो 6 आ जाएगी, है ना। ये तो आप लोगों को करना आता है, मेरे सर ख्याल एक से इसमें कोई क्वेश्चन है डाउट सर, नहीं होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम का बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम का निकालना है, और KO दे रखा है, KO2 दे रखा है, K2O2 दे रखा है सर, तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पोटेशियम की पोटेशियम की तो सब में +1 आएगी ना, पोटेशियम की फिक्स होती है। पोटेशियम का कोई भी कंपाउंड होगा तो सभी में +1 आएगी। एल्कली मेटल की फिक्स होती है ना ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो, आई बात समझ में आई कि नहीं आई? पोटेशियम का कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए
ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही आएगी उसकी, ठीक है। बाकी उसको अभी पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड बताएंगे, तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन की रखनी होगी, ऑक्सीजन की रख के पोटेशियम की निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऐसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ना। अभी आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाना पढ़ेंगे भी, तो इस स्ट्रक्चर को देख के कैसे हम लोग बताएं कि सल्फर पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आप सिंपल ये देख लीजिए कि सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है अपने सराउंडिंग में। तो सल्फर 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, वो भी ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। मतलब उसके जितने भी 6 बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ ही बन रहे हैं। अब आप इसका कोई भी एक बॉन्ड तोड़िए, जैसे ये वाला सिंगल बॉन्ड ब्रेक करिए, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सिंगल बॉन्ड जब टूटेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा कि सल्फर पे शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन पे, है ना, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो बस हम लोग को बेसिक अगर इतना पता है तो ये बॉन्ड पेयर हम लोग ऑक्सीजन पे शिफ्ट करा देंगे, और इसकी शिफ्टिंग की वजह से ऑक्सीजन पे -1 का आएगा ऑक्सीडेशन चार्ज। नंबर, और सल्फर पे +1, है ना। हाँ, ये मैं एक ही स्ट्रक्चर में करके दिखा रहा हूँ, है ना। मतलब एक ही बार में आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। अब ऐसे ये लेफ्ट वाला शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे -1, और इसके रिस्पेक्ट में सल्फर पे आ जाएगा +1, है ना। अब देखो डबल बॉन्ड भी तो ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड में बेटा एक नहीं 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन पे ही आएंगे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस ऑक्सीजन पे -2 और उसके रिलेटिवली सल्फर पे +2, ठीक है। और ऐसे ये ऊपर वाला जो पाई बॉन्ड है, मतलब इसका जो डबल बॉन्ड है, इसके भी दोनों बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन पे जाएंगे, उसके रिलेटिवली सल्फर पे +2। तो अगर अल्टीमेटली देखा जाए कि सल्फर पे नेट चार्ज कितना डेवलप हो रहा है, अगर टोटल हम लोग काउंट करें पूरा मिला के, ठीक है। अधिक थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हो सकता है छोटा छोटा 6। दिख रहा हो। तो इसमें आ रहा है, हाँ 6 आ रहा है, ठीक है। देखो टोटल काउंट करो, +2 +2 +1 +1, तो सल्फर पे जो नेट ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है वो 6 इसके प्लस ही 6 आ रही है ना। हाँ, और ये अभी हम लोगों ने एक्स वाले मेथड से निकाला था तो भी वही आंसर आ रहा था, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने से भी भैया। डायरेक्ट स्ट्रक्चर से किया, वो तब भी वही आ रहा है। तो दोनों ही मेथड होते हैं हम लोग के पास। आइदर वी कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल एंड कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। इस मेथड से हम लोग सभी एटम पे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने सल्फर पे निकाला, ऐसे ही आप ऑक्सीजन पे जैसे इस पे निकालना चाहो, तो इधर से तो बेटा आ गया -1, लेकिन अभी इसका एक बॉन्ड जिंदाबाद है ना, उसके सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे आपको। तो इसका जो राइट वाला बॉन्ड है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी वजह से -1 का चार्ज और डेवलप हो जाएगा, है ना। मतलब इस ऑक्सीजन पे भी नेट चार्ज कितना आ गया, -2। हाइड्रोजन पे कितना आ गया, +1। बोलो भाई। ऐसे ही इस हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि इसमें हर एक एटम पे हम लोग को पता लग पा रहा है कि हाइड्रोजन पे जैसे आ गया +1, ऑक्सीजन ईच ऑक्सीजन पे आप देखो -2 आ रही है, हर एक ऑक्सीजन पे -2 आएगी ऑक्सीडेशन नंबर, और सल्फर पे निकाला तो वो +6 आ रही है, ठीक है। तो ये मतलब सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। मतलब स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आता है या पता है तो इससे आंसर कभी गलत नहीं होता है। ऊपर जो एक्स वाला मेथड है, कुछ ऐसे केसेस में हम लोग देखेंगे भी, एक्स वाले फॉर्मूले से कई बार आंसर रॉन्ग भी आने लगते हैं। कुछ केसेस में हमको आंसर गलत भी मिल सकते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर वाला मेथड है इससे आंसर कभी गलत नहीं आएगा। हाँ, बशर्ते स्ट्रक्चर सही बना हो, स्ट्रक्चर गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसमें देखें तो इसका जैसे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये जो दोनों बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन पे ही शिफ्ट होने वाले हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गई -2, और रिलेटिवली कार्बन पे आ गई +2, ठीक है।
और ऐसे ही जो लेफ्ट साइड जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है बेटा, वो उसमें भी दो बॉन्ड पेयर है, वो भी जब शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन पे ही शिफ्ट होंगे। ऑक्सीजन कार्बन से कहीं ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके रिलेटिवली भी कार्बन पे देखिए +2 यहाँ से आ गया था लेफ्ट वाले के रिस्पेक्ट में, इधर से भी +2 आ गया। इसका मतलब कार्बन पे नेट ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4, है ना। और ऑक्सीजन पे क्या आ गया -2। -2। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है हम लोग के पास। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम लोग इस तरह से ब्रेक करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, आप लोग वो बताइए इसमें। एससीएन, एससीएन में कार्बन पे बतानी है और नाइट्रोजन, दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको बतानी है। हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल में कार्बन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है और नाइट्रोजन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। स्ट्रक्चर वाले मेथड से करिएगा, है ना। तो मतलब स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ ही कर दिया है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं क्या है खास, सर? लेकिन सर सर नाइट्रोजन में -3 और कार्बन में +2, +4 कार्बन पे प्लस और हाइड्रोजन पे +1। नहीं सर, कार्बन पे सर +2 होगी। हाँ कार्बन कार्बन +4 है। पे +2 आएगी। कार्बन पे देखो 2 आनी चाहिए और नाइट्रोजन पे -3, है ना। सर है ना। पहले एक तरफ के बॉन्ड ब्रेक कर लो, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करो, है ना। कार्बन नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है कि नाइट्रोजन है नाइट्रोजन। है ना। नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से काफी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की 3 के आसपास होती है, 3 पॉइंट है ना 1, और कार्बन की 2.5 होती है। तो ये तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए नाइट्रोजन पे तो -3 का चार्ज आएगा, कार्बन पे +3 का आ जाएगा। लेकिन इधर वाला बॉन्ड भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, कार्बन का जो राइट साइड हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। और कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन की 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, सॉरी 2.1। तो इन दोनों में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड पेयर कार्बन ले जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन पे +1 और कार्बन पे -1। और अगर नेट देखा जाए तो कार्बन पे +3 और -1 टोटल आ गई +2। तो कार्बन पे नेट ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है +2, है ना, और नाइट्रोजन पे -3। यस सर। ठीक है, तो बस यही आंसर हो जाएंगे। यस सर। सर ठीक है, हाँ सर बताओ बेटा। सर कोई बड़ा कंपाउंड लेकर बताइए। बड़ा कंपाउंड, आप ही बता दो कोई एग्जांपल जो आपको लग रहा हो। सर जो सीट में दिया हुआ था पोटेशियम वाला तो बड़ा सा। सीट में पोटेशियम फेरोसाइनाइड। हाँ सर। अच्छा, लेकिन वो आधा आयनिक के आधा कोवलेंट है ना। एक्चुअली क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, ये कंप्लीटली कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए लगाते हैं, है ना। अच्छा ठीक है सर। सर लेकिन सबसे बड़ा मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं देगा, मतलब इससे बड़ा तो मतलब बहुत अ, बड़ा टाइप का। हाँ देखो बड़े टाइप के मिलेंगे, लेकिन उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो हम लोग आगे कुछ रूल और भी पढ़ेंगे, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिए जाएं, तो वहां पे फिर पूरे हम लोग आयन की रखेंगे, मतलब पूरे पूरे आयन की सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। और वो करने से थोड़ा सा हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर में क्या है कि अगर बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर है कंपाउंड का, तो स्ट्रक्चर से भी टाइम लगेगा, है ना, ऐसे करेंगे तो वह उस केस में सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग फिर पूरे पूरे आयन को आइडेंटिफाई करके पूरे आयन की ऑक्सीडेशन नंबर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। अभी ये नेक्स्ट रूल इसमें आने वाला है अभी। ठीक है, उसमें फिर कैसा भी टिपिकल से टिपिकल कंपाउंड क्यों ना हो,
फिर उसमें आप आंसर बहुत आसानी से कम टाइम में निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, अभी वो करेंगे तो कुछ मतलब टिपिकल से टिपिकल कंपाउंड भी मिलेंगे ना, तो भी हम लोग करेंगे। तो ये कि ये हम लोग को मेथड पता चल गया कि स्ट्रक्चर से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो रूल नंबर 8 में क्या कह रहे हैं हम लोग। रूल नंबर 8 बता रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है। और ये रूल कहता है कि ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम केस में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, और -2 वो शो करता है ऑक्साइड के फॉर्म में, है ना। किस केस में? ऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2-, ऑक्साइड आयन बोलते हैं O2- को। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम केस, मैक्सिमम का मतलब आप सोच सकते हैं कि 99.9% एग्जाम्पल जो आपको मिलेंगे वो उसमें आप देखोगे कि ऑक्सीजन अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो ऑक्साइड आयन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। इस वजह से मैक्सिमम केसेस में तो -2 हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की फिक्स है, ऑक्सीजन की फिक्स नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पी ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट में केवल फ्लोरीन की ही फिक्स होती है, बाकी सबकी वेरिएबल होती है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में कौन कौन सी पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है? तो जैसे -2 तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और ये आपको देखने को मिलती है ऑक्साइड के केस में। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जब 2- आयन के फॉर्म में होता है तो इसी को ऑक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऑक्सीजन पे -1 भी देखने को मिलती है, और ये -1 परऑक्साइड के केस में होती है। ये सर एक परऑक्साइड बार आयन क्या फिर से होता है? रिपीट कर दिए सर, यहाँ नेटवर्क इशू है सर, मैं लीव हो गया था। अच्छा, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी बस मैंने यही स्टार्ट ही किया हुआ है ये वाला रूल कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जनरली वैसे देखा जाए तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होती है, जिसको हम लोग -2 बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है, और -2 किस केस में होती है? ऑक्साइड आयन के फॉर्म सर में रूल होती है, नंबर मतलब 7 जब पे भी आइए सर, ऑक्सीजन की। सर रूल नंबर 7 पे आइए। रूल नंबर 7 अभी पढ़ा चुके हो लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं ना। रूल नंबर 7 तो ये था ना, हाँ सर, ये हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है सर, ये ये तो थोड़ा ऊपर कर लीजिए सर। ठीक है, पहले का ये है सर। समझ लिया था। है ना, ये तो पिछली क्लास में करा दिया हमने, यस सर, ये आप क्लियर लोगों ने ये पॉइंट। पढ़ा होगा। यस ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2 ऑक्साइड के केस में होती है, और अगर -1 कब होती है? परऑक्साइड के केस में होती है। परऑक्साइड इस आयन को बोलते हैं O2-, है ना। O2- आयन परऑक्साइड आयन होता है, और परऑक्साइड के केस जब भी ऑक्सीजन परऑक्साइड आयन के फॉर्म में होता है तो इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो ऐसे, 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड करिए और दोनों पे -1 का चार्ज शो कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका परऑक्साइड आयन होता है, और इस बॉन्ड को परऑक्साइड बॉन्ड भी बोलते हैं, या इसको परऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं, है ना। कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है तो इस बॉन्ड को हम लोग एक नाम देते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं इसको। ठीक है, और कुछ केसेस में, कुछ रेयरेस्ट केसेस में देखा जाता है कि ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलता है। सुपर ऑक्साइड आयन होता है O2-, मतलब 2 ऑक्सीजन पे अगर -1 का चार्ज है ओवरऑल तो इसको हम लोग सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन पे -1 है, तो अच्छा बताओ एक ऑक्सीजन में कितना होगा चार्ज? हाफ हो जाएगा -1। सर, माइनस। -हाफ है ना? तो सुपर ऑक्साइड आयन में पर ऑक्सीजन मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन पे -1 का, -1 हाँ -1 -हाफ का ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सर और जैसी कोई क्वेश्चन हमें मिलेगा सर, ये यही वाला जैसी क्वेश्चन मिलेगा ऑक्सीजन वाले, तो सर पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में कैसे डिफरेंस निकालेंगे?
हाँ देखो अभी बताते हैं, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे वो चीज हम लोग, ठीक है ना। और एक यस लास्ट केस ये होता है कि ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकती है ना। लेकिन इसको आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि यार ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कब शो करेगा, जब वो किसी ऐसे एलिमेंट से कनेक्टेड हो जो उससे भी ज्यादा क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केवल एक ही एलिमेंट है पूरी फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में, वो है फ्लोरीन, है ना। इसका मतलब जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से कनेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन, ये जो मतलब जो बॉन्ड पेयर है ना ऑक्सीजन फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन लेके भाग जाएगा। तो फ्लोरीन पे -1 आना है, फ्लोरीन पे तो चलो ऑलवेज -1 ही आता है। लेकिन उस केस में ऑक्सीजन पे कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर आने लगेगी, +1, है ना। अगर वॉइस एक कट रही है। फ्लोरीन कनेक्ट है तो +1 आएगा। अगर मान लो दोनों तरफ से फ्लोरीन कनेक्ट है तो उस पे +2 भी आ सकता है ना। ठीक है, आवाज आ रही, सही आ रही। Yes, sir. यस Right. सर। यस सर। अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कुछ केसेस में +1 या +2 भी शो कर सकता है, और वो तभी शो करेगा व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद फ्लोरीन एटम। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन से कनेक्टेड होगा उस केस में उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी पॉसिबिलिटी डिस्कस करी कि ऑक्सीजन इतनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी है। और अब आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे पेरोक्साइड है। ऐसे ये बहुत कॉमन डाउट होते हैं, मतलब कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों के मन में कि ये हमें कैसे पता चलेगा कब ऑक्साइड है, कब वो पेरोक्साइड है, कब सुपर ऑक्साइड है। तो देखो इसको ऐसे समझा जाता है थ्योरी में कि जो ये ऑक्साइड होते हैं इनकी तो हम लोग काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, सबके ऑक्साइड तो सबके बनते हैं। मतलब ऑक्साइड सारे मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, सारे नॉन मेटल के तो कई कई ऑक्साइड बनते हैं, है ना, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है। जैसे पी ब्लॉक डी ब्लॉक वाले तो एक एलिमेंट कई कई ऑक्साइड बना देते हैं। तो ऑक्साइड तो बेटा सभी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बोलते हैं जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड आयन होते हैं ये कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है, ये सभी एलिमेंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसके कुछ रीजन भी होते हैं कि ये काफी बल्की एनायन होते हैं, और बल्की एनायन सभी कटायन के साथ स्टेबलाइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि यार कौन बनाते हैं। तो इनका नंबर बहुत कम है, देखो परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड और ये जो +1 +2, अगर इनके एग्जाम्पल आप काउंट भी करोगे तो बहुत ज्यादा 10-12 एग्जाम्पल ही मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा एग्जाम्पल बनते ही नहीं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें तो उनको छोड़ के बाकी सभी केस में हम लोग समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन किस केस में, ऑक्साइड केस में, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल हैं, फॉर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड और ये ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से कनेक्ट होता है। अच्छा, फ्लोरीन से कनेक्ट होने वाले दो ही एग्जाम्पल ही बनते हैं। ऑक्सीजन फ्लोरीन से डायरेक्टली बॉन्डेड बेटा केवल दो ही कंपाउंड में होते हैं, मतलब पूरे आप वो केमिस्ट्री पर डालोगे उसमें आपको केवल दो ही कंपाउंड ऐसे मिलते हैं जिसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है ना। एक होता है OF2 बट सर और एक होता OF2 है जो है सर O2F2। ये, तो इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, +1, मतलब वो ऑक्सीडेशन नंबर। OF2 में कि O2F2 में? OF2 में। OF2 में ना, OF2 में +2 आएगी ऑक्सीजन पे। और O2F2 में +1। हाँ, इसमें +1 आएगी, ठीक है सर। है ना। और इसको बताने का जैसे तरीका क्या है, जैसे OF2 या O2F2 में हमें बताना है, ठीक है। तो उसका ये तरीका देखो, फ्लोरीन की हमेशा फिक्स होती है, फ्लोरीन की तो कभी वेरिएबल होगी ही नहीं। ऑक्सीजन में डाउट आ रहा है कि पता नहीं क्या है, तो ऑक्सीजन की x मान के, और फ्लोरीन की हमेशा ऑलवेज -1 होती है। फ्लोरीन में तो आप कभी डाउट -1 करिएगा ही होती है नहीं, हाँ।
तो यहाँ से आप निकालोगे तो +2 आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही O2F2 में करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कैलकुलेट करनी है, फ्लोरीन की ऑलवेज -1 रख सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो +1 आ जाएंगे, ठीक है सर, है ना। तो क्लियर ये है दोनों तो बहुत है ना सिंपल कंपाउंड है। या आप स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर से भी निकालोगे तो वही आएगी, है ना। स्ट्रक्चर में OF2 का स्ट्रक्चर ये बना लो आप ऐसे, और O2F2 का बनाना है तो उसको भी बना सकते हो, है ना। इसमें फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा -1 +1, और इधर वाला भी -1 +1, तो ऑक्सीजन पे +2 आ रही है ना। तो बोलो भाई, क्लियर हो गई। तो ये तो Yes, sir. फ्लोरीन वाले दो ही एग्जाम्पल ही होते हैं। अब आते हैं देखो सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में केवल 3 एलिमेंट ही ऐसे हैं जिनके सुपर ऑक्साइड बनते हैं, है ना। ओनली 3 एलिमेंट्स कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सर ये कौन फिक्स्ड कौन है, से? हाँ 3 ये एलिमेंट। फिक्स्ड है। हाँ 3 ही बनाते हैं बेटा, बाकियों के एग्जिस्ट नहीं करते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। और वो तीनों एल्कली मेटल हैं, वो तीनों एल्कली मेटल हैं। और नीचे के लास्ट के जो 3 एल्कली मेटल हैं, है ना, फ्रांसियम को छोड़ दीजिएगा, फ्रांसियम के ऊपर वाले 3 जो हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन्हीं के सुपर ऑक्साइड बनते हैं केवल, ठीक है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अब इनमें जैसे कभी डाउट आए कि जैसे अभी आपने किसी बच्चे ने पूछा था कि सर K2 में K की कितनी आएगी, है ना। तो देखो K की मेरे ख्याल से K की नहीं पूछनी चाहिए उसको, उसको पूछनी चाहिए कि O की कितनी आएगी, है ना। ये हमने सर क्वेश्चन तो पूछा था, उसमें के की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा था, KO2 का और K2O2 का। अच्छा, तो कोई बात नहीं, देखो निकाल तो हम लोग सभी पे सकते हैं। देखो ये सर अब आपने पोटेशियम के लॉजिक जो बता दी, सॉल्ट इसी से होते हैं, निकलेगी। हाँ, तो पोटेशियम के जो सॉल्ट होते हैं वो आयनिक होते हैं, तो आप तुरंत उनको आयनाइज कर दो। और एल्कली मेटल हमेशा मोनोवैलेंट फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा, तो पोटेशियम K+ में ही कन्वर्ट होगा। तो पोटेशियम पे तो फिक्स है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, +1 हो गई, है ना। अब यस सर। ऑक्सीजन पे निकालनी है तो देखो इसकी हम अलग से निकाल लेंगे। एक ऑक्सीजन की X मान लेंगे, और नेट चार्ज है इस पे -1, तो एक ऑक्सीजन पे आ गई -12, ठीक है। तो KO2 में पोटेशियम पे +1 और ऑक्सीजन पे -1/2। और जब भी ऑक्सीजन की -1/2 आने लगे, तो ये इसी बात की पहचान होती है सुपर कि ऑक्साइड। वहां पे ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के केस में प्रेजेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर ये आयन ही आप लोग याद कर लेना, सीधे O2 2- आप लोग याद रखो। O2 2- जब भी बनने लगे समझ जाना कि ये क्या सुपर ऑक्साइड है, यस सर। है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती है, ठीक है। तो इनमें सभी में आप देखिए तो जब ये आयनाइज हो रहे हैं तो सब में K+O2-, Rb+O2-, CS+O2-, तो इनमें सभी में सुपर ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये 3 ही एग्जाम्पल हैं, यही घुमा फिरा के आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई फ्लोरीन वाले, फ्लोरीन के 2 एग्जाम्पल और सुपर ऑक्साइड के 3 एग्जाम्पल, मतलब 5 एग्जाम्पल तो ये हो गए। अब कुछ हाँ परऑक्साइड के और एग्जाम्पल हैं, वो हम लोग को पता होने चाहिए। परऑक्साइड में देखिए एल्कली मेटल के तो सभी एलिमेंट परऑक्साइड बना देते हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम का परऑक्साइड नहीं बनता है, बाकी सबके बनते हैं। सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O2, पोटेशियम परऑक्साइड K2O2, रुबिडियम परऑक्साइड Rb2O2, सीजियम परऑक्साइड CS2O2, ठीक है। तो एल्कली मेटल में एक्सेप्ट लिथियम ऑल एल्कली मेटल कैन फॉर्म देयर परऑक्साइड, लिथियम का परऑक्साइड नहीं बनता है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे होगे यार, H2O2, है ना, ये हाइड्रोजन का परऑक्साइड होता है H2O2। यहाँ पे सर इसके बाद O2 ऊपर -2 बनेगा सर, O नीचे 2 ऊपर -2।
हाँ हाँ, इसको जैसे कभी आप कंफ्यूज हो कि जैसे मान लो कोई भी आ जाए और आपको लगे कि सर ये पेरोक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड, आप उसको सिंपली बस आयनाइज कर देना। देखो Na2O2 को ऐसे पता लगाना है, तो बस इतना ध्यान रखना कि एल्कली मेटल +1 में ही जाएगा ऑलवेज। तो ये बनाएगा 2Na+, और कटायन पे 2 पॉजिटिव, कटायन पे नेट चार्ज +2 का है, तो एनायन पे भी नेट चार्ज -2 का होना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट कोई भी वो न्यूट्रल होता है। तो ये बनाएगा O2 2-, है ना। इसका एनायन क्या बन गया, O2 2-, और O2 2+ ही हमारा क्या होता है, पेरोक्साइड आयन होता है। ठीक है, ठीक है तो सर। आप इनमें किसी को भी ओके सर। आयनाइज करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल के भी बनते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल में लास्ट के जो 2 हैं, इनके पेरोक्साइड स्टेबल होते हैं, स्ट्रोंशियम और बेरियम के। ऊपर वाले के भी बनते हैं, लेकिन वो रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं, तो वो ज्यादातर आपको मिलेंगे नहीं देखने को। अब जैसे बेरियम पेरोक्साइड है, बेरियम सुपर ऑक्साइड, तो बेरियम सुपर ऑक्साइड को आयनाइज करके पता लगा लेंगे हम लोग कि यार बेरियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये आयनाइज होगा तो इस पे तो 2 का चार्ज आएगा, तो इसमें O2 पे कितना चार्ज आएगा, O2 पे 2- का आ जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज 0 होना चाहिए, जितना कटायन पे है नेट उतना ही एनायन पे होना चाहिए। तो इससे भी समझ में आ रहा है, अच्छा ये भी हमारा पेरोक्साइड है। ठीक है, क्योंकि ये भी पेरोक्साइड आयन डोनेट कर रहा है आफ्टर आयनाइजेशन, इट गिव्स पेरोक्साइड आयन। तो ओके सर। ये तो आयनिक, ये एक्चुअली आयनिक पेरोक्साइड थे, इनको आप लिख लीजिएगा, दीज आर आयनिक पेरोक्साइड। ये जो शुरुआत में मैंने लिखे ना, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो पेरोक्साइड होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, उनको तो हम लोग आयनाइज करके पता लगा सकते हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल के भी पेरोक्साइड देखे गए हैं, है ना, नॉन मेटल के भी पेरोक्साइड बनते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल के पेरोक्साइड आयनिक नहीं होते, वो कोवलेंट होते हैं, वो उनको आयनाइज करके आप नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम्पल। जैसे सल्फर के 2 ऑक्सी एसिड ऐसे होते हैं जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं। जैसे एक आपका कैरोज एसिड है, काफी फेमस है, H2SO5 बोलते हैं कैरोज एसिड। और कैरोज एसिड का आप स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें एक साइड आप देखोगे कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, और जब भी 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाए आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो यही आपका पेरोक्साइड लिंकेज माना जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पे देखिए एक पेरोक्साइड लिंकेज आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सल्फर का ऑक्सी एसिड है। ऐसे ही एक और इसमें बनता है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड का फॉर्मूला होता है H2H2O8, और इसमें भी एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों के स्ट्रक्चर आप लोगों को याद भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि पेरोक्साइड काफी हाँ ये काफी फेमस एग्जांपल्स भी है। तो कैरो एसिड और मार्शल एसिड। अब जैसे कभी कैरो एसिड में सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर कभी पूछा जाए, और आपने गलती से मतलब कि नॉर्मली, क्योंकि हम लोग एक्स वाला मेथड ही लगाते हैं, वही हम लोग को पढ़ाया भी जाता है, और एक्स वाले मेथड से आप करोगे तो आंसर 8 आने लगेगा। ठीक है, लेकिन यह सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है ना। सल्फर सिस्टीन ग्रुप को बिलोंग करता है ना, तो 6 से ज्यादा तो आनी ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब 8 आंसर क्या है, रॉन्ग है ना, गलत आंसर है। तो ये आंसर गलत इसलिए आ रहा है, देखो इसमें गलत क्या हो गया, अगर हम लोग ये देखें तो मैंने क्या स्लाइड किया, नीचे मैंने कर। पांचों ऑक्सीजन की -2 ले ली ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे मिस्टेक बस यहाँ पे हुई है ना, मैंने सभी ऑक्सीजन की -2 कंसीडर कर ली। ठीक है, जबकि आप जरा इसका स्ट्रक्चर देखो, तो इसके स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज से कनेक्ट है, और पेरोक्साइड लिंकेज से कनेक्ट ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -1, है ना। बोलो भाई, पेरोक्साइड आयन पे जो ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है। यस तो यस। 2 ऑक्सीजन पे -1 हमें लेनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर,
और बाकी 3 ऑक्सीजन पे तो ठीक है, 3 ऑक्सीजन पे -2 है, क्योंकि ये कोई पेरोक्साइड लिंकेज तो बना नहीं रहे हैं, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है ना। पेरोक्साइड के केस में ही -1 लीजिएगा। तो इसका मतलब अगर इसी को मुझे सही करना है, मतलब सही आंसर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी मेथड में मुझे 3 ऑक्सीजन की -2 लेनी होगी और 2 ऑक्सीजन की -1 लेनी होगी। तब जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा, है ना, +6। ठीक है। तो ये जो पेरोक्साइड वाले जो एग्जाम्पल हैं, इनमें बस हमें ये पता होना चाहिए कि कितने पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं। जितने पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उतने ऑक्सीजन की -1 लेनी पड़ेगी आपको ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कैरो एसिड में 1 पेरोक्साइड लिंकेज है, तो 1 × 2 कर दो, इसका मतलब मुझे 2 ऑक्सीजन की -1 लेके चलनी होगी, है ना। बाकी ऑक्सीजन की -2 ले लीजिएगा। जैसे H2SO8 है, तो इसमें भी 1 पेरोक्साइड लिंकेज है, 1 पेरोक्साइड लिंकेज में 2 ऑक्सीजन इंगेज हो जाएंगे, मतलब मुझे 8 में से 2 ऑक्सीजन की -1 लेनी होगी और 6 ऑक्सीजन की क्या लेनी होगी, -2। ठीक है, बोलो भाई। बाकी वो पुराना तरीका वही है, हाइड्रोजन की 1 और सल्फर की x, और बाकी जो सम आ रहा है वो 0 करा हुआ कर दीजिएगा। ठीक है। इसमें एक ये वाला एग्जांपल भी बहुत फेमस है, CrO5। CrO5 जो होता है ये क्रोमियम का पेरोक्साइड होता है, और क्रोमियम पेरोक्साइड में 2 पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, मतलब इसमें एक नहीं, इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज देखने को मिलते हैं। क्रोमियम पेरोक्साइड, इसको, इसके स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बटरफ्लाई की तरह लगता है देखने में, सिमिलर टू बटरफ्लाई। ठीक है। तो इसमें ये CrO5 में कितने ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पेरोक्साइड लिंकेज से कनेक्टेड हैं, बताइए। 4 ऑक्सीजन है ना, ठीक है। इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, 2 पेरोक्साइड लिंकेज मतलब ओवरऑल 4 ऑक्सीजन की -1 होगी। लेकिन जो ये वाला ऑक्सीजन है ना, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, इसकी -2 होगी। तो जैसे वो एक्स वाले मेथड से कर रहा हूँ, तो जैसे क्रोमियम की x मान ली, एक ऑक्सीजन की -2 कंसीडर कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और बाकी जो 4 ऑक्सीजन इनकी -1, और नेट सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से जब x निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आंसर आपका सही होगा। और अगर आप नहीं ध्यान दिए, आपने सारे ऑक्सीजन की -2 ले ली, तो आपका आंसर +10 आने लगेगा। और वैसे भी 10 तो किसी की हो ही नहीं सकती ना, 8 से ज्यादा तो किसी की नहीं होती पीरियोडिक टेबल। यस सर। ठीक है। तो ये बस 2-4 एग्जांपल देखो, ज्यादा नहीं है, इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। कैरो एसिड याद रखिएगा, मार्सेल एसिड H2SO8, CrO5। एक ये पर टाइटेनिक एसिड भी अच्छा एग्जांपल है, पर टाइटेनिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2TiO4, है ना। टाइटेनिक मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने, उसी का यस सर। एसिड है ये, है ना, पर टाइटेनिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ मैं कि थोड़ा पता होना चाहिए। इसमें भी एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है, पर टाइटेनिक एसिड में एक पेरोक्साइड लिंकेज बनता है। और एक HNO4 है, HNO4 को पर नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। HNO3 तो सभी लोग जानते ही हो, HNO3 तो सब लोग नाइट्रिक एसिड पढ़े ही होंगे। नाइट्रिक एसिड में एक पेरोक्साइड लिंकेज अगर बन जाए तो उसी को बोलते हैं पर नाइट्रिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसी को बोलते हैं पर नाइट्रिक एसिड। ठीक है। वैसे बनने को तो पर एसिटिक एसिड भी बन जाता है। एसिटिक एसिड में एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाए, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, तो उसको पर एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी पर वर्ड, जैसे किसी ऑक्सी एसिड के सामने पर वर्ड आ रहा है, तो वो इस बात की हिंट भी होती है कि उसमें कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है, पेरोक्साइड लिंकेज पेरोक्साइड। प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन ये बात ऑलवेज ट्रुथ नहीं है,
है ना। जैसे आपको पढ़ा होगा आपने पोटेशियम पर मैग्नेट, एक कंपाउंड है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, तो उसके नाम में पर तो आ रहा है लेकिन उसमें कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑलवेज कहना सही नहीं कि पर आ रहे तो हमेशा पर एसिड होता है। पर आने पे नॉर्मली देखा जाता है कि परऑक्साइड लिंकेज आने की वजह से पर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में अभी हम लोग आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहां भी एक रूल आपको पढ़ाएंगे कि पर वर्ड एक जगह और यूज होता है। ठीक है, तो वहां भी मतलब दो पॉसिबिलिटी होती है, पर आने की वजह से परऑक्साइड लिंकेज भी हो सकता है, या फिर मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में जब होता है। ठीक है, ये बता रहे हैं तो चलो बता ही देते हैं हम लोग को। पीरियोडिक टेबल में जो 7th ग्रुप है, 7th ग्रुप और जो 17th ग्रुप है, केवल दो ग्रुप के लिए बोलते हैं, 7th ग्रुप और 17th ग्रुप के एलिमेंट, ये जब बेटा अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होते हैं तो भी उनके नाम के आगे पर एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पर यूज करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसमें परऑक्साइड लिंकेज होते हैं, है ना। यहाँ पे पर ये रिप्रेजेंट करता है कि वो 7th ग्रुप, जैसे 7th ग्रुप में मैग्नीज बिलोंग कर जाता है और 17 ग्रुप में हेलोजेंस बिलोंग कर जाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो जब मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन नंबर में कंपाउंड बनने लगते हैं तो भी पर वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन वहां पे परऑक्साइड लिंकेज नहीं होते। जैसे क्लोरीन जब 7 शो करने लगे, क्लोरीन की 7 जैसे HClO4 में मिलती है +7। ठीक है, तो यहाँ पे भी पर क्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं होता है, यहाँ पे कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको एक बार जल्दी से ट्राई करिए आप लोग। फोटोज इसमें जो अंडरलाइन, ग्रुप पे शेयर कर दिएगा फोटोज। हाँ वो कर दूंगा बिल्कुल। फोटो क्या मतलब PDF कह रहे हो ना? यस सर, यस सर। हाँ हाँ कर दूंगा। वो तो आएगा। ठीक है, ये वाला आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब 2-3 मिनट का टाइम ले लीजिए, एक बार जल्दी से जो भी अंडरलाइंड एलिमेंट है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है आप लोगों को इन सभी में। स्ट्रक्चर बना के करना है सर। नहीं, अभी आप लोग क्या करो, एक्स वाले मेथड से ही करो। हाँ, एक बात आपको और बता रहे हैं, एक बात ये भी समझ लीजिए कि जैसे एक्स वाले मेथड से कभी आंसर ऐसा आने लगे जैसे यही H2SO5 वाला था, है ना। इसमें मैंने, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होगा कि आपको देखते ही तुरंत नहीं याद आएगा कि ये पेरोक्साइड वाला एग्जांपल है ना, क्योंकि हम लोग एक्स वाले मेथड की प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग ज्यादातर यही मेथड लगाते हैं क्वेश्चन में। लेकिन कभी इसमें रिजल्ट ऐसे आने लगे कि एक्स वाले मेथड से जो ऑक्सीडेशन नंबर आए वो उस एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सीड अगर करने लगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आने लगे, तो वो आंसर तो गलत होता ही होता है, और वो एक इनडायरेक्ट हिंट होती है कि उस कंपाउंड में परऑक्साइड लिंकेज क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये इस बात की हिंट भी होती है। जैसे इसमें आपने एक्स वाले मेथड से किया और आंसर 8 आ गया, लेकिन आपको ये स्ट्राइक कर गया कि यार सल्फर की यार 6 से ज्यादा नहीं आती है, कि सल्फर 16 ग्रुप में बैठा हुआ है, 6 से ज्यादा नहीं आ सकती, और यहाँ आंसर 8 आ रहा है। तो मैक्सिमम से ज्यादा आने का मतलब, इसका मतलब इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है ना। बोलो भाई। यस सर। यस सर। है ना? तो कभी भी कैलकुलेटर सीड हो जाए, इसमें एक फॉर्मूला भी बता देते हैं कि ये कैसे पता लगाएंगे कि कितने परऑक्साइड लिंकेज हैं उस मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज। तो उसको निकालने का तरीका ये होता है, जो जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है
जो गलत वाली है, मतलब उसको कैलकुलेटेड बोल रहे हैं, रॉन्ग ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर दीजिए उस एलिमेंट की और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि उसमें कितने पेरोक्साइड लिंकेज है। जैसे इसमें सल्फर की 8 आ रही है, तो 8 आ रही तो 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो इसमें 1 आ रहा है। इसका मतलब इसमें कितने पेरोक्साइड लिंकेज हो गए? कैरो एसिड में एक पेरोक्साइड लिंकेज है। सर ये फिर से एक है बार ना? बता दीजिए, रिपीट कर दिए सर। हाँ, इसमें ये करना होता है, देखो पहले आप एक्स वाले मेथड से ऐसे किया यस और सर, उससे ऑक्सीडेशन नंबर 8 आ गई, है ना? ठीक है अच्छा, सर। हम लोग को ये भी यस समझ सर, में आ गया कि 8 वाली रॉन्ग है ना? 8 वाली यस गलत सर, है, लेकिन इसमें परोक्स अच्छा 8 6 इसकी मैक्सिमम होती है सल्फर किसकी, यस और सर, 6 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब इसमें पेरोक्साइड रॉन्ग लिंकेज भी वैल्यू है। होंगे, है ना? रॉन्ग वैल्यू है। तो पेरोक्साइड ठीक, लिंकेज कितने हैं ये कैसे पता लगाएंगे? एक पेरोक्साइड लिंकेज है, दो पेरोक्साइड लिंकेज है ना? तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रॉन्ग वाली ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें उसी एलिमेंट की मैक्सिमम वाली माइनस कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना? इससे उससे सर हमें पेरोक्साइड पता चल जाएंगे। हाँ, पेरोक्साइड लिंकेज का नंबर पता चल जाएगा कि इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज है। जैसे CrO5 वाले ठीक में है, करके देखना आप लोग, CrO5 में वैसे निकालोगे तो 10 आने लगती है, मतलब जो एक्स वाले मेथड से करोगे ना तो 10 आएगी, लेकिन क्रोमियम 6 ग्रुप का होता है तो मैक्सिमम 6 से ज्यादा कभी नहीं आनी चाहिए। तो इसमें पेरोक्साइड लिंकेज निकालोगे तो 2 पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज। फॉर्मूला क्या बताया ठीक सर है, नंबर ऑफ पेरोक्साइड के लिए? नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज में लिख लो थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम। थ्योरेटिकल को कैलकुलेटेड भी लिख सकते हो, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2, है ना? होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और सल्फर की सर ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, उसमें से 16 -10 करा है ना सर? सल्फर की जो आ रही थी वो जो किस वाले? मैक्सिमम निकल के आती है ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ मैं, उसको जो ग्रुप से -10 कर देते हैं। हाँ हाँ, जो मैक्सिमम जो आती है ना ग्रुप नंबर -10 वाली मैक्सिमम होती है, ग्रुप ठीक है नंबर सर। -10 वाले फॉर्मूले से जो आती है ना वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, एक बार इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। अच्छा, ये जो एग्जांपल है इनको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस उससे हो जाएगी आप लोगों की भी। हाँ हाँ शिवम जी, अरे अभी कल रात में फोन नहीं उठा था, तो अभी क्लास बाद मिलाते हैं। अभी क्लास चल रही ना उन लोग JR2 वाले बच्चे। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक ठीक।
हो गया सॉल्व अटेम्प्ट हो गया। नो सर रुक जाइए। कर लीजिए फिर। मैं आप लोगों से ही पूछ लूंगा इनके आंसर, आप लोग ही बताइएगा किसका क्या आ रहा है। सर स्ट्रेंथ वाले में तो सर एफई भी है और सीएन भी है सर। हाँ, इसमें आप क्या करो, पूरे आयन की रख दीजिएगा, जैसे सीएन की पूरे आयन की आप निकालोगे तो -1 आती है ओवरऑल पूरे साइनाइड आयन। अभी जैसे किया था ना क्वेश्चन की, सीएन में एन पे निकाली थी -3 और सी पे आई थी 2+, तो पूरे कंबाइन आयन पे आ जाएगी -1 आ जाएगी। हाँ, तो साइनाइड आयन पे -1 ले लिया करो आप लोग, अभी भी पूरा पूरा सीएन दिख जाए ना तो -1 ले लो पूरे साइनाइड की। सर हो गया। हो गया टाइम। सर अच्छा अच्छा। सर हो गया सर। चलो बढ़िया। तो चलो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कुछ बच्चों से, है ना। चलो पहला फर्स्ट गौरव बताओ बेटा, गौरव Mg2p2O7 में फास्फोरस की सर 5 सर 5 +5 है ना। हाँ बहुत बढ़िया, यस सर। ठीक, बिल्कुल सही, करेक्ट। तो फर्स्ट वाले में +5 आ रही, ठीक है। ये सभी का आ गया, किसी को डाउट तो नहीं फर्स्ट वाले में नो सर। Mg2p2O7 में? नो सर। चलो ठीक हो, Mg की 2+ लेनी है और ऑक्सीजन की -2, ठीक है। तो फास्फोरस की +5 आ जाएगी, और फास्फोरस की 5 हाईएस्ट होती है ना, 5 से ज्यादा आती तो गलत हो जाता, लेकिन 5 आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आंसर सही है इसका, मतलब बिल्कुल सही आंसर है। अब सेकंड वाला बताएगा, कौन बताएगा? नवनीत यादव बताओ बेटा, सेकंड। सर सेकंड +6। में जीनोन +6 है ना। ठीक है। सेकंड में जीनोन की कैलकुलेट करनी है और जीनोन की आएगी +6 आएगी, बिल्कुल सही करेक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन की -2 और फ्लोरीन की -1, है ना। एक ऑक्सीजन की -2, एक फ्लोरीन की -1। ठीक है, करेक्ट आंसर बताया आपने। श्रुति दीक्षित बताओ बेटा, थर्ड वाला, थर्ड में सल्फर की बतानी है आपको। +2। +2, ठीक है, बहुत बढ़िया। सल्फर की +2 आ रही है ना। किसी में अगर डाउट हो किसी बच्चे को तो वहीं पे मुझे बता देना कि सर ये वाला मेरा नहीं आया, ऐसा कुछ भी है ना, तो मैं सॉल्व करके बता भी दूंगा, ठीक है ना। तो थर्ड वाले में सल्फर की +2 आएगी, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी का आ गया ये वाला, थर्ड वाला। यस सर सबका। क्या सर? अच्छा अच्छा, मतलब वही पूछ रहा हूँ कि थर्ड वाला सभी का आ गया ना आंसर। चलो अच्छा, फोर्थ में देखो नाइट्रोजन पे निकालनी है, नाइट्रोजन पे यस बताएगा, यस त्रिपाठी। नाइट्रोजन पे बताओ कितनी आ रही है। यस बेटा। सर ये तो सुपर चलो ऑक्साइड हो जाएगा सर -5।
नहीं, इसमें ऑक्सीजन थोड़ी ना है जो सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। नहीं सर, इसकी माइनस हाफ आएगी सर इसकी। माइनस हाफ तो नहीं आ रही है। कौन बताएगा भाई इसकी नाइट्रोजन की? -1/3 सर। -1/3 -1/3 आएगी। सर -1/3 सर आएगी सर, सॉरी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। फिर भी मैं चलो कर देता हूँ, हमें लग रहा है इसमें शायद डाउट होगा कुछ बच्चों नहीं को। सर, हो गया डाउट था, 7/3 की जगह 2 लिख दिया था सर। अच्छा अच्छा, H+1 3। रखेंगे। हाँ, 3 के 2 ले लिया होगा। तो नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी है, नाइट्रोजन की x मान लेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन की +1 भी हो सकती है, +1 -1 भी हो सकती है। तो इसमें ये देख लो कि ना हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, तो इलेक्ट्रॉन लेके वो भाग जाएगा, तो हाइड्रोजन पे +1 रहेगी। ऐसे उसको समझ सकते हो कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से कनेक्टेड है तो +1, अगर मान लो कि मेटल से कनेक्ट होता तो -1 ले लेते हैं। तो यहाँ तो +1 ही लेनी पड़ेगी हम लोग को, ठीक है। तो x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका 5th नंबर है। 5th नंबर में फास्फोरस की निकालनी है। फास्फोरस पे चलो बताओ, प्रतीक बेटा बताओ, प्रतीक यादव, फास्फोरस पे बताओ। अच्छा, आपकी साइड से कुछ नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, आवाज सही पहुंच नहीं पा रही। प्राची बता दो, प्राची, प्राची गुप्ता, फास्फोरस पे +3 प्लस कितना, 3 3 +3। मुझे लग रहा है +1 आनी चाहिए इसकी, तो एक बार Yes, चेक sir. करते Yes, हैं। तो पर वो +1 पॉसिबल आ कहाँ रही हो? है। नहीं, फास्फोरस की मिनिमम होती है -3, मैक्सिमम होती है +5, है ना। तो +1 तो हो सकती है ना। देखो ऐसे करो, एल्युमिनियम आपका बैठा हुआ ना 13 ग्रुप में, तो एल्युमिनियम की भी फिक्स होती है बेटा। एल्युमिनियम पी ब्लॉक में एल्युमिनियम +3 की ऑलवेज +3 होती है। बैठा भले पी ब्लॉक में है, लेकिन पी ब्लॉक में एल्युमिनियम और बोरॉन, इनकी आप लोग याद रखिएगा कि ये केवल +3 में ही बनाते हैं कंपाउंड, एल्युमिनियम और बोरॉन। तो इसकी 3 और हाइड। अच्छा, अब हाइड्रोजन की हमें लेनी, तो हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, हाइपोफॉस्फेट आयन में ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो +1 लेनी पड़ेगी। लेकिन ये हाइड्रो, इसका भी होल थ्राइस है, ठीक है। तो ये 3 को बेटा आगे मल्टीप्लाई करके चलना पड़ेगा मुझे। अब ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन की ले लो +1, फास्फोरस की x, ऑक्सीजन ऑक्साइड के केस में ही है, क्योंकि अच्छा, फास्फोरस का कोई परऑक्साइड बनता ही नहीं है। फास्फोरस का कोई भी परऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें परऑक्साइड होने की संभावना तो निल है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, देखो तो 3 + 6 + 3x और -4 × 3 -12, तो 1 ये आएगी सर। काफी डेंजरस आ रहा है। हाँ, 3x = 3, तो x = 1, ठीक है। तो बस यही है कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें +1 आ जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, आंसर में प्लस माइनस तो होता ही रहता है। हाँ, 6 वाले में बताओ बेटा, मैग्नीज की बताओ बेटा, कौन बताएगा? ऋषभ बताओ, ऋषभ, रोल नंबर 37। सर +3 +3, 2 2 -4 का डबल 8, 8 में 2 गया 4, +3 आ रही है ना इसमें।
यस सर। यस सर। ठीक है, सही है ना। ठीक है, +3 आएगी। mn निकाल, अगर डाउट हो तो बता दें इस वाले में, किसी को डाउट हो तो। यस सर। हाँ देखो, इसमें इधर कर देते हैं। देखो बेरियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो इसकी तो 2 ले लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और इसका जो एनायन है उसका होल ट्वाइस है, तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले। 2 मल्टीप्लाई, फिर देखिए मैग्नीज की x ले लीजिए, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन के फॉर्म में ही है, ठीक है। -2 = 0, तो इससे हो जाएगी 2 + 2x, और -4 का डबल हो जाएगा -8, तो ये आ जाएगा 2x = 6, x = 3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में आप सॉल्व कर लीजिए उसको। तो होल में 2 भी तो है। हाँ, ये 2 मैंने कर लिया, ये जो 2 होल ट्वाइस है ना, ये इसको मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके क्योंकि सर। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी के साथ भी होगा, तो मैंने सबसे पहले उसी को लिख के फिर बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया, है ना, वो सभी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। इसके बाद कौन सा है, फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन में +5 फास्फोरस की तो +5। +5। हाँ ठीक है, तो बहुत कॉमन है, मतलब फॉस्फेट आयन तो सभी लोग जानते हैं, फास्फोरस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है। डाइक्रोमेट आयन में क्या होगी बताओ, क्रोमियम की, +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन। प्लस है ना, +6 हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट। और इसमें सोडियम टेट्राथायोनेट में सल्फर पे क्या, सल्फर पे निकालनी है, हाँ, इस पे क्या आएगी, +2.5। 5/2। हाँ 5/2, इसमें फ्रैक्शनल आएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें 5/2, या मैंने इस पे 2.5 भी लिख सकते हो, 5/2। ठीक है ना। और इसमें आयरन की निकालनी है, K4 एफिशिएंसी, किसमें, +2। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, +2। तो इसमें आयरन की 2 आएगी, है ना, +2। ठीक है, बोलो भाई, इसमें किसी में डाउट तो बताइए। नो सर। ठीक है, इसमें साइनाइड की -1 ले लीजिएगा, पूरा पूरा -1, बाकी आयरन की x, और पोटेशियम एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल तो ऑलवेज +1 में ही होता है, तो फिर निकालेंगे तो सीधे 2 आ जाएगी इसकी। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें माने मायने रखती हैं। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में अभी लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनके आप लोग करिएगा, लेकिन इससे करने में कुछ आपको मैं एक रूल और बता देता हूँ, कि कई बार आपको कुछ टिपिकल कंपाउंड मिलेंगे। टिपिकल कंपाउंड जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड काफी टिपिकल होते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग टाइप के लीगेंड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तो उनमें कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन इतना होता नहीं डिफिकल्ट, कहने को ही बोलते हैं। और अगर कोई डबल सॉल्ट दे दिया, डबल सॉल्ट भी देखने में लंबे चौड़े दिखते हैं, है ना, क्योंकि वो 2 सॉल्ट का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में कैलकुलेट करनी हो ऑक्सीडेशन नंबर, तो बेटर ये रहता है कि ये कॉम्प्लेक्स, इनमें हम लोग एक एक एलिमेंट की नहीं रखते हैं। अभी तक हम लोग ज्यादातर क्या कर रहे थे कि एक एक एलिमेंट की सब्स्टिट्यूट करते थे, है ना, जैसे हाइड्रोजन की रख दी अलग, ऑक्सीजन की रख दी अलग, है ना, तो ऐसे लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डबल सॉल्ट में ऐसा करने में बहुत टाइम लगेगा आपको, और गलत होने के भी चांसेस रहते हैं उसमें। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे आयन को पहचानते हैं, और उस पूरे आयन की नेट ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अब वो जो आयन होते हैं वो कुछ ऐसे फेमस आयन होते हैं, पॉपुलर आयन होते हैं, जो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही, है ना। और उनपे जो चार्ज होता है वो भी हम लोग को याद रखना होता है। जैसे देखो, कहीं पे आपको SO4 दिख रहा हो,
ठीक है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है और मान लो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसमें डब्बे के बाहर SO4 लिखा हुआ है, तो SO4 दिख जाए समझ जाना कि अरे तो सल्फेट आयन है, क्योंकि SO4 करके एक बेटा एक ही आयन होता है ना, और कोई दूसरा आयन होता ही नहीं है। तो जब ये आयनाइज होगा तो ये सल्फेट आयन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो SO4 आयन सल्फेट आयन होता है, और जब ये आयनाइज होता है तो SO4 पे नेट चार्ज क्या आता है, -2 का चार्ज आता है ओवरऑल। और आयन पे, किसी भी आयन पे जो नेट चार्ज आता है वही पूरे कंप्लीट आयन की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है। मतलब एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिलाकर नेट ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -2 ही हो जाएगी। तो ऐसे केस में पूरे पूरे आयन की रखेंगे, पूरे पूरे सल्फेट आयन की -2 ले लेंगे। इसमें सल्फर की और ऑक्सीजन की अलग अलग नहीं रखेंगे, इंडिविजुअल नहीं रखेंगे, ठीक है। तो सल्फेट आयन एक आप लोग पहचानते ही हो, नाइट्रेट आयन भी आप लोग जानते ही होंगे, नाइट्रेट आयन होता है NO3-, ठीक है। तो कहीं भी किसी कॉम्प्लेक्स में जैसे NO3 लिखा हो, डब्बे के अंदर लिखा हो सकता है या ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है, तो NO3 मतलब नाइट्रेट आयन, और इसकी नेट ऑक्सीडेशन नंबर -1। साइनाइड आयन, अभी साइनाइड देखो एक जगह आया भी था, ठीक है, साइनाइड पे नेट चार्ज होता है -1, और इसकी नेट ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेते हैं कैलकुलेशन में। इसी का उल्टा कर दो, आइसोसाइनाइड है ना, तो साइनाइड हो चाहे आइसोसाइनाइड हो, ये दोनों पे नेट चार्ज -1 ही होते हैं, ठीक है। HCl माइनस थायोसाइनाइड आयन बोलते हैं, थायोसाइनाइड पे नेट चार्ज -1 ही होता है, मतलब तीनों एटम की कंबाइंड ऑक्सीडेशन नंबर -1 ले सकते हैं, ठीक है। अमोनियम आयन आप लोग जानते ही होंगे, NH4+ होता है, तो एक NO4 हाइड्रोजन की कंबाइंड ऑक्सीडेशन नंबर +1 ले लेते हैं हम लोग, है ना। क्लोरेट आयन ClO3- होता है, तो ये पूरी कलेक्टिव, एक क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन की कलेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर -1 के बराबर ले लेते हैं। अच्छा, चाहे क्लोरेट हो, पर क्लोरेट हो, क्लोराइड हो, है ना, या हाइपोक्लोराइट हो, सब पे नेट चार्ज -1 होता है। मतलब क्लोरीन का कोई भी ऑक्सी एसिड का एनायन हो, है ना, क्लोरेट, क्लोराइड, पर क्लोरेट, सब पे नेट चार्ज -1 ही होता है। और ऑक्सलेट आयन भी काफी पॉपुलर है। ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये स्ट्रक्चर होता है CO- करके लिखते हैं। तो एक ऑक्सलेट आयन पे नेट चार्ज होता है -2 का, तो एक ऑक्सलेट पे -2 ले ली जाती है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। NO नाइट्रोसोनियम आयन पे NO पे +1 होती है। अमोनिया न्यूट्रल होता है बेटा, अमोनिया कहीं दिख जाए कॉम्प्लेक्स के अंदर तो समझ जाना न्यूट्रल है वो, उस पर नेट चार्ज हो जाएगा 0। वाटर न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज 0। कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज 0, ठीक है। तो कई बार आपको न्यूट्रल आयन भी दिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन में एज ए लिगेंड, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बस ये थोड़े पता होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलेंगे ये सब। जैसे देखो ये एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, इसमें मुझे इसमें प्लेटिनम पे निकालनी है, हाँ ठीक है, +4 आएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें प्लेटिनम पे निकालनी है, कैसे निकालने, तो तरीका वही कि हम लोग वैसे ही करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखेगा, है ना, ये तो आप लोग पहचानते होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें हम लोग एक एक एटम की ना लग के पूरे पूरे आयन की कंसीडर करेंगे। प्लेटिनम सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक की तो वेरिएबल होती है, इसकी आपसे पूछी जा रही है ना, डी ब्लॉक की ही मतलब सेंट्रल एटम की ही पूछी भी जाएगी आपसे कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो मैंने एक्स मान ली। अब अमोनिया देखो, अमोनिया पकड़ में आ गया, अमोनिया है पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अमोनिया पे नेट चार्ज होता है 0, तो 2 अमोनिया है, तो 2 × 0 वो तो 0 ही हो जाएगा, 0 में तो कुछ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, ठीक है। फिर क्लोराइड आयन देखो, Cl बैठा हुआ, अकेला Cl है, मतलब ये क्लोराइड आयन के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। और 2 है तो 2 क्लोराइड आयन पे नेट चार्ज हो जाएगा -2, ठीक है। Cn ये मिल गया साइनाइड आयन, देखो यही तो -1 जहर होता है ना साइनाइड, है ना, साइनाइड बहुत भयानक जहर होता है। तो साइनाइड का होता है -1,
ठीक है, पूरे पूरे CN की ऑक्सीडेशन नंबर -1, 2 साइनाइड है तो -2। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर +4 आ जाएगा। तो इनमें बस ये ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या डबल सॉल्ट में पूरे पूरे आयन को हम लोग पहचानेंगे और आयन को आइडेंटिफाई करके उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ले लिया करेंगे। ठीक है, जैसे ये पोटासिलम है, पोटासिलम बचपन से आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें वैसे ही चलो लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले पोटेशियम दिख गया मुझे, है ना, पोटेशियम की +2, एक पोटेशियम की 1, लेकिन 2 पोटेशियम इसलिए मैंने +2 ले लिया। अब आपको देखो +3 होगा SO4 दिख गया। हाँ, एल्युमिनियम की 3 आएगी। अच्छा, वैसे भी एल्युमिनियम की फिक्स ही होती है एल्युमिनियम की आपसे पूछी आ रही तो आप ऐसे गेस वर्क भी लगा सकते हो कि एल्युमिनियम की 3 Yes, sir, ही कि आती 3 है है। कंपाउंड, 3 आएगी। है ना, एल्युमिनियम का कोई भी कंपाउंड हो 3। लेकिन चलो यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि 3 आ रही कि नहीं आ रही। तो सल्फेट पे -2, ठीक है, सल्फेट पे -2 ले लो। एल्युमिनियम पे पूछ रहा है तो ठीक है, हम लोग X मान लेते हैं भाई। सल्फेट पे फिर से -2, देखो फिर से सल्फेट मिल गया मुझे, लेकिन 3 सल्फेट है तो 3 × -2 कर देंगे यहाँ पे हम लोग, 3 × -2। और फिर वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर पे नेट चार्ज 0 होता है, तो यहाँ से निकालेंगे तो +2 -2 कैंसिल हो गया, 2x = 6 आ रहा है, तो x = 3 आ रहा है। ठीक है, मतलब 3 ही आनी भी थी और 3 आ भी गई, है ना। इस तरह से करेंगे। हाँ बताओ बेटा। सर अगर वो जो आपने ऊपर एक एग्जांपल करा सर N3H वाला, हाँ N3H। सर अगर सर उसमें सर पूछ ले कि हर एक नाइट्रोजन पे सर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तब सर उसके लिए तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना। फिर स्ट्रक्चर से पता चलेगी, तो सर ये है ना। 1/3 सर हम लोग फिर कैसे मतलब सर फिर पता करेंगे, मतलब अगर N3H पूछ लिया हाँ, पूछे। ये अभी एक लास्ट पॉइंट यही आएगा अभी, कि अगर किसी नॉन मेटल पे फ्रैक्शनल आती है तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमें एक इंफॉर्मेशन दे रही होती है। वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना। जैसे देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की -1/3 आ रही है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो -1/3 आ रही है फ्रैक्शनल वैल्यू है, और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होती है। इसका मतलब ये है कि ये इसमें जो 3 नाइट्रोजन है, उन तीनों नाइट्रोजन की इंडिविजुअल हो सकता है कुछ अलग अलग हो, इंडिविजुअल हो सकता है कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो, लेकिन उनका जैसे एक नाइट्रोजन पे कुछ x आ रही है, एक पे कोई y आ रही है, एक पे z आ रही, लेकिन अगर उसका एवरेज निकालें तो वो एवरेज इतना ही आएगा -1/3, है ना। अभी ये आएगा, ये पॉइंट अभी लास्ट पॉइंट यही इसमें आएगा, है ना। उसको फ्रैक्शनल पैराडॉक्स बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल पैराडॉक्स। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई आपको ब्रिज कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स में भी कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स देखने में थोड़े डरावने टाइप के लगते हैं, ठीक है, लेकिन देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका चाहे कोई भी कंपाउंड हो वो एक ही तरीका है, कि आपको ऐसे लेफ्ट टू राइट चलते आना है और एक एक अब ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो पूरे पूरे मॉलिक्यूल को पकड़ लेना, पूरे पूरे आयन को पकड़ के उसकी ऑक्सीडेशन नंबर सब्स्टिट्यूट कर देना। तो सबसे पहले मुझे मिलेगा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के मॉलिक्यूल, अमोनिया के मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं तो 4 × 0 क्या कर देंगे, अमोनिया की 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब कोबाल्ट की मुझे निकालनी है, कोबाल्ट की x मान ली, अच्छा एक कोबाल्ट यहाँ पे एक कोबाल्ट यहाँ पे, तो इसकी भी x और इसकी भी x, तो टोटल कितनी हो गई 2x 2x हो गई। ठीक है, अब जैसे एक ये मॉलिक्यूल आ रहा है NH2, वैसे तो ये लीगेंड है लेकिन यहाँ पे हम लोग इनको मॉलिक्यूल ही बोल रहे हैं, तो ये NH2 पे नेट चार्ज कितना आएगा। जैसे आपको लग रहा है कि सर NH2 पे आपने बताया भी नहीं, देखो ऊपर वाली लिस्ट में देखो NH2 कहीं लिखा भी नहीं, ठीक है, तो अब आप कहोगे सर NH2 आपने बताया नहीं, अब हम कैसे लिखें। तो देखो थोड़ा हम लोग कॉमन सेंस का भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि जो लिस्ट में नहीं है और वो आ गया तो हम लोग ने हथियार डाल दिए, नहीं भाई ऐसा मत करना कभी। आप NH ऐसा करो,
NH2 से मिलता जुलता कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल आप लोग जानते हो? NH2 से मिलता जुलता न्यूट्रल NH3 NH3 है ना। बस ये थोड़ा सा इतना माइंड लगाना है यार। NH2 यार अमोनिया से डिराइव्ड हुआ होगा। अमोनिया से देखो, अमोनिया से एक H निकाल लो आप, एक हाइड्रोजन निकाल लो, है ना, तो क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा। अब देखो, अब इसको स्ट्रक्चर से थोड़ा समझो कि यार अमोनिया का स्ट्रक्चर मैं अगर लिखूं तो सारे बॉन्ड नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसका एक H अलग कर दिया। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बताओ H माइनस करके निकलेगा कि H प्लस करके निकलेगा? मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। है ना। तो यहाँ बस वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल का आइडिया होना चाहिए कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन ही लेके भागेगा। तो नाइट्रोजन पे -1 का चार्ज आएगा और H पे +1 का। इसका मतलब NH2 पे नेट चार्ज क्या हो गया? -1। ठीक है। ऐसे आप और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयन का निकाल सकते हो जो ऊपर वाली लिस्ट में हो सकता है ना हो। तो NH2 पे ले लो -1। ऐसे ही आप मुझे बताओ OH पे कितना चार्ज होगा? -1। OH तो पे भी, -1 OH तो वैसे बहुत कॉमन है ना, OH पे -1। लेकिन इसको वाटर से समझ सकते हैं कि OH वाटर से ही बना होगा, और वाटर में अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन ही लेके भागेगा बॉन्ड पे। तो इसका मतलब NH2 पे भी देखो -1 होगा। देखो NH2 पे भी मैंने -1 ले लिया और OH पे भी -1 ही ले लिया। कोबाल्ट की मैं ले ही चुका था X, और अमोनिया की ऑक्सीडेशन नंबर 0, अमोनिया की 0। और सल्फेट की बताओ कितनी कंसीडर करें ऑक्सीडेशन नंबर? -4 -4 बराबर 0। बस यहाँ से आ जाएगा तो 2x -2 -4 बराबर 0, 2x = 6, x = 3। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट है। ठीक है, कि अगर कोई नया आयन भी दिख जाए तो उसको थोड़ा सा आप लोग रिलेट करके उसकी बता सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, बोलो भाई, किसी को डाउट, कोई भी मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, अब इसमें लास्ट पॉइंट आता है ये फ्रैक्शनल पैराडॉक्स के बारे में, कि फ्रैक्शनल पैराडॉक्स क्या होता है। तो जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया C3O2, इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें अगर मैं x वाले मेथड से निकालता हूं तो ये जो x वाले मेथड से आंसर आता है 4/3। ठीक है, x वाले मेथड से आंसर क्या आता है? 4/3। ठीक है, तो ये इसकी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है ना। अब ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या हिंट दे रही है ना, या ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो, हम लोगों ने कार्बन की अभी अच्छा, जब हम लोग एक रूल पढ़ रहे थे पी ब्लॉक के लिए, कि पी ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही लाई करती है ना। जैसे कार्बन की मैक्सिमम आप निकालोगे तो +4 आएगी, और मिनिमम जो निकालोगे वो -4 आएगी। ठीक है, और ये भी हम लोग समझ चुके हैं कि यार जैसे दो है ना, लेकिन जैसे यहाँ कार्बन में 4/3 आ रही है, इसका मतलब क्या कार्बन 4/3 बॉन्ड बना रहा होगा? मतलब ये बात हजम कम हो रही कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आ सकती है ना। बोलो भाई, भाई कार्बन की -3 आ सकती है, होल नंबर में तो सारी आ सकती है, -2 आ सकती है, -1 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, ये सारी ऑक्सीडेशन नंबर आ सकती हैं। लेकिन कार्बन क्योंकि जो बॉन्ड बनाएगा वो होल नंबर में ही बनाएगा,
कभी कार्बन या कोई भी एलिमेंट फ्रैक्शनल बॉन्ड कहाँ बनते हैं? फ्रैक्शनल बॉन्ड या तो जहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है वहां बन सकते हैं, ठीक है, बोलो भाई। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है ये उसकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नहीं नंबर नहीं है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये कार्बन की जो आ रही एवरेज आ रही है। अब एवरेज का मतलब क्या है? देखो, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि देखो ये इसका एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा वो उसके स्ट्रक्चर से ही मिलेगा, है ना। C3O2 का है इसका, लीनियर मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है। 3 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और फिर ऑक्सीजन टर्मिनल पे होते हैं। अब इसमें वही वाला मेथड लगाओ कि जैसे इसका सबसे राइट साइड जो टर्मिनल बॉन्ड है, अगर ये टूटेगा तो ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड पेयर लेके भागेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2, इसके रिलेटिवली कार्बन पे +2 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये बताओ, अब ये कार्बन कार्बन के जब डबल बॉन्ड टूटेंगे तो ये बॉन्ड पेयर कौन लेके जाएगा? ये कार्बन की ये वाला राइट वाला कि लेफ्ट वाला? सर राइट वाला। राइट वाला, क्यों? सर क्योंकि उस पर +2 आ गया। सर क्योंकि इससे सर +2 चार्ज नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं एक्चुअली था। ये ऐसा थोड़ी ना कि सबसे पहले यही टूटेगा वो तो मैंने सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर दी, क्योंकि दोनों ये तो साथ एक एजम्पशन। हाँ हाँ, इसमें ये सारे बॉन्ड साइमल्टेनियसली ब्रेक होंगे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे देखो, जब दोनों एटम सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन, जैसे बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट होंगे, है ना। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ऐसा नहीं कि कोई एक लेके भागेगा, दोनों एक एक लेके जाएंगे। और एक एक लेके जाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन तो उन्हीं का था, ठीक है, अपना ही इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो रहा है। इसकी वजह से इस पे जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा ना। इस पे राइट वाले कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप होगा ना, लेफ्ट वाले कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप होगा। बोलो भाई, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसे ही इधर वाले में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। हाँ, फिर जो सबसे लेफ्ट में बॉन्ड टूटेगा उसमें दोनों बॉन्ड पेयर ले जाएगा ऑक्सीजन, तो इस पे आ जाएगा 2+। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इसमें सब ये 3 कार्बन थे, इसमें 2 कार्बन पे तो आ गई ऑक्सीडेशन नंबर 2+2+, लेकिन ये जो मिड वाला कार्बन है इस पे कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ रही? 0 आ रही, क्योंकि उस पे तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, है ना। तो ये इस C3O2 मॉलिक्यूल में तीनों ऑक्सीजन पे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर 202 है। लेकिन अगर हम लोग एवरेज निकाल ले, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑन कार्बन, है ना, तो इन तीनों का सम कर दें और डिवाइडेड बाई 3 कार्बन है, 3 से डिवाइड कर दें, तो वो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। इसका मतलब जो ये एक्स वाले मेथड से आ रही थी 4/3, ये उसकी, ये कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ना। बोलो भाई। यस सर। तो अभी कभी बेटा नॉन मेटल पे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आने लगे तो बस इसका मतलब ये होता है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर कोई गलत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो गलत मानी जाएगी, वो रॉन्ग नहीं है, हाँ, लेकिन वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। वो उस एलिमेंट की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होती है उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो जैसे एक अभी आप लोगों सर ने तो जो किया था नाइट्रोजन S4O6, हाँ कौन सा? सर जो अभी फिर जो सर नाइट्रोजन वाला किया था सर, वो N3H वाला, तो सर उस हिसाब से 1/3 पे एवरेज आया था। तो सर इसका मतलब सर उसमें जो क्या कहते हैं सर, जो ऑक्सीजन नंबर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, मतलब 1/3 1/3 1/3। नहीं नहीं, इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो होल नंबर में होगी। जैसे देखो ना, कार्बन पे अगर इंडिविजुअली देखें, इंडिविजुअली तो होल नंबर में है,
लेकिन एवरेज आ रहा है वो है फ्रैक्शनल। तो जैसे आप N3H का स्ट्रक्चर बनाओ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। N3H का स्ट्रक्चर बनाने में आपको क्लियर होगा। देखो मैं बना देता हूँ N3H का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर होता है N3H का, है ना। N3H का जो स्ट्रक्चर है इसमें अब जैसे आपको निकालना है, इंडिविजुअल निकालना है सबको। तो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटेगा तो कौन लेके भागेगा? नाइट्रोजन ही लेके भागेगा, है ना। तो इस पे -1 का तो पहले ही से चार्ज है, एक और आ जाएगा -1, तो इस पे आ गया -2, मतलब इस पे ओवरऑल आ गया -2। ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इस बेसिस पे एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ये मत देखना कि इस पे पहले से चार्ज है -1 का, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो वो एक ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसकी वजह से तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो भी ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे तो 0 ही रहेगा लेफ्ट वाले पे, और इस पे भी 0 रहेगा, लेकिन इस पे +1 पहले से ही है ना। तो ये सिचुएशन है। तो N3H में एक नाइट्रोजन पे 0 है, एक नाइट्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, और एक नाइट्रोजन पे -2 है। अब जरा एवरेज निकालो कितनी आएगी? 0 + 1 - 2 / 3, है ना, आ गई -1/3। Yes, sir. ठीक है, तो जो -1/3 आ रही वो नाइट्रोजन एटम पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इंडिविजुअल है वो -1 0 + 1 - 2, ये इंडिविजुअल है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसमें लास्ट में एक पॉइंट है, नोट करके मैंने लिख दिया है। पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 8 होती है, मतलब 8 से ज्यादा कभी एक्सीड नहीं कर सकती किसी भी एलिमेंट की। पीरियोडिक टेबल में 8 से ज्यादा नहीं एक्सीड कर सकती, मैक्सिमम होगी तो 8 हो सकती है, 8 से ज्यादा नहीं होगी। और 8 किसकी होती है? तो 8 जीनॉन की होती है, ओस्नियम की और रूनियम, ये 3 एलिमेंट हैं। ये याद रखिएगा, कई बार ये रेक्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो यही 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में बनाते हैं कंपाउंड। जीनॉन के एक कंपाउंड ऐसा होता है जो 8 ऑक्सीडेशन नंबर में बन जाता है। ऐसे ओस्नियम का एक कंपाउंड होता है OSO4, इसमें ओस्नियम +8 में बैठा होता है ना। ऐसे रूनियम का भी एक यही सेम ऑक्साइड ही बनता है इसमें भी। तो ये कुछ कंपाउंड में इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन में देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये हम लोग पता लगा सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी रिडॉक्स रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में भी इसका रोल देखा जाता है ना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक करके एक मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग किया करेंगे। ठीक है, तो ये मेन इसके एप्लीकेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब चलो फिर इसके बाद कल कराऊंगा मैं। कल हम लोग बैलेंसिंग पे मेन बात करेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन ओके सर। में बैलेंसिंग कैसे होती है। सर कल तो ऑफलाइन होगी। ऑक्सीडाइजिंग ओके सर, कल ऑनलाइन रहेगी कल ना सर? का अभी कुछ मेरे पास आया नहीं है, फोन ऑन पता नहीं चल रहा है, शाम तक देखो पता चल जाएगा। वैसे आज तो बारिश हो नहीं रही है तो कल तो ऑफलाइन हो जाना चाहिए। देखो आ जाएगा ग्रुप में, जैसा भी होगा ऑफलाइन ही होना चाहिए मेरे ग्रुप से तो। ठीक है, सर ये लास्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का। हाँ ये बैलेंसिंग लास्ट टॉपिक है, मतलब कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर।
है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ, सीट में आप लोग एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन ई दिया हुआ है, वो आप लोग कर लीजिएगा। तो आज का होमवर्क जो है वो सीट में आप देखिएगा एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ई, है ना, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर वाले ही हैं क्वेश्चन उसमें, तो वो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके सर। मेंस वाली सीट में अब मुझे सेक्शन तो नहीं याद है, आप ऐसा करना, देखना कि जिस सेक्शन में लिखा हो ऑक्सीडेशन नंबर हेडिंग पड़ी रहती है, तो वो वाला कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसमें हेडिंग देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें लिखा हो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या केवल ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है लिखा हो, है ना, तो वो वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर सेक्शन एफ है। थैंक यू सर। मेंस में सेक्शन एफ है, अच्छा। नहीं हाँ तो मेंस, हाँ, एडवांस वाली सीट में सेक्शन एफ है। यस सर एडवांस। अच्छा अच्छा अच्छा, एडवांस वाली सीट में हाँ सेक्शन ई में तो वो होगा पीओएसी ना, हाँ तो सेक्शन एफ कर लेना, है ना, एडवांस वाली सीट में सेक्शन एफ है, ठीक खैर होगा, ठीक है। तो वही वाला कर लीजिएगा आप लोग, है ना। चलो फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं कल सेंटर में Thank you, sir. आओगे तो। सर ये पीडीएफ अभी भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ चलो अभी भेज देता हूँ, ठीक है।